नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साथ ही गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ 3 दिन के गोरखपुर के दौरे पर हैं। कल सीएम योगी ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए थे। श्रद्धांजलि समारोह में सीएम ने कहा था कि दोनों ब्रह्मलीन महंत की पुण्यतिथि एक दिन के अंतराल पर पड़ी है और ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर हमें श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हमें कृतज्ञता के साथ अपना मूल्यांकन करने का भी अवसर मिला है और अपने संबोधन में सीएम ने कहा है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद और साथ ही गोरक्षपुर को देखना चाहिए कि फिर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ के प्रयासों को उनके गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ ने किस तरह से आगे बढ़ाया है और आज हम उनके प्रयासों से कहां तक पहुंचे हैं। 10 बजे से पूर्व सभागार में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सभी संस्था प्रमुख और आज गोरक्षपीठ और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद अपने संस्थापक आगे बढ़ते हैं, जहां पर कुशीनगर में निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण करने और तैयारियों से संबंधित समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 3 बजे कसिया हवाई पट्टी पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत एयरपोर्ट के संबंधित कई वरिष्ठ अफसर भी यहां पर आ सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और कुशीनगर एयरपोर्ट को केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा देते हुए यहां से जल्दी ही उड़ान शुरू कराने की बात भी कही थी। इसके बाद एयरपोर्ट निर्माण के कार्य में तेजी भी आ गई है। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री और केंद्रीय उड्डयन मंत्री एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं। इसके बाद यहां एक समीक्षा बैठक भी होगी जिसमें एयरपोर्ट और कार्यदायी संस्था, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के अफसर मौजूद होंगे। समीक्षा बैठक में अब तक हो चुके कार्यों की जानकारी के अलावा शेष कार्यों को भी 30 सितंबर तक पूरा कराने की रणनीति पर चर्चा होगी। तीन बजे से केंद्रीय नागर विमान मंत्री के साथ वो बैठक करने वाले हैं। निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का भी जायजा उनके द्वारा लिया जाएगा। तो 30 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य यहां पर टारगेट यहां पर रखा गया है। अधिकारियों के साथ इसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दोपहर 2:55 पर कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। इसी के साथ आपको बता दें कि जैसा उनके द्वारा लिया जाएगा निर्माण कार्यों का और टारगेट रखा गया है कि 30 सितंबर तक कार्य पूरा हो जाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी वहां मौजूद रहेंगे। अहम दौरा मुख्यमंत्री का बताया जा रहा है। अधिकारियों के साथ सीएम योगी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर भी वहां पर निरीक्षण किया जाएगा। सीएम योगी निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे और लक्ष्य रखा गया है कि 30 सितंबर तक कार्य पूरा कर लिया जाए। एयरपोर्ट की प्रकृति को लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ 3 बजे केंद्रीय नगर विमान मंत्री भी वहां पर होंगे, जिसके साथ समीक्षा बैठक रखी गई है। लगातार निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी करेंगे निर्माण कार्य का निरीक्षण। एक लक्ष्य रखा गया है कि 30 सितंबर तक काम पूरा हो जाए। कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि 3 बजे से केंद्रीय नागर विमान मंत्री के साथ वो बैठक करने वाले हैं। समीक्षा बैठक की जाएगी उनके द्वारा। निर्माण कार्य का निरीक्षण भी उनके द्वारा किया जाएगा। अधिकारियों के साथ सीएम योगी समीक्षा बैठक करने वाले हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है हम आपको बता रहे हैं। निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों का भी जायजा उनके द्वारा लिया जाएगा। कुशीनगर एयरपोर्ट दोपहर 2:55 पर मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। केंद्रीय मंत्री भी वहां पर मौजूद रहेंगे।
समीक्षा बैठक उनके द्वारा की जाएगी। लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे मामले पर नजर बनी हुई है कि किस तरह से प्रगति यहाँ पर की जा रही है, किस तरह से कार्य किया जा रहा है। 30 सितंबर तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो सीएम योगी का अहम दौरा आपको बता रहे हैं। गोरखपुर से सुशील हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की तैयारियां चल रही है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर। आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे और कल 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचने के बाद उन्होंने दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की थी और तकरीबन 3:30 बजे तक जो है वो वहां पे थे। उसके बाद रात्रि विश्राम उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में ही किया था। आज तकरीबन 2:30 बजे के आसपास वो कुशीनगर के लिए रवाना होंगे और कुशीनगर में जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसको लेकर के जो है केंद्रीय नागर विमान मंत्री भारत सरकार के साथ वो बैठक करेंगे और तकरीबन जो है 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद 5 बजे फिर वो वापस गोरखपुर आएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर ही करेंगे। क्योंकि जो कुशीनगर में ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है उसको लेकर के जो है पूरी तरीके से काम जो है अपने अंतिम चरम पे है और ये माना जा रहा है कि 30 नवंबर को जो है पहली उड़ान भरी जाएगी, जिसको लेकर के अधिकारियों ने तैयारी भी लगभग पूरी कर ली है। और ये भी माना जा रहा है कि पहली उड़ान जो है इंटरनेशनल उड़ान होगी, जिसको लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। और यही वजह है कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच करके जो है केंद्रीय नागर विमान मंत्री के साथ जो है बैठ करके विचार विमर्श करेंगे, उनके साथ पूरी बैठक कर रहे हैं और संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, मनीष भी लगातार कुशीनगर से हमारे साथ बने हुए। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे और लक्ष्य यहाँ पर मनीष ये भी रखा गया है कि 30 सितंबर तक काम पूरा हो जाए। विकास कार्य किस तरह से चल रहे हैं इसको लेकर भी लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए। जी, मैं बता दूं कि कुशीनगर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर 2:30 पे पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही नंद गोपाल नंदी जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री है वो भी 12:30 पे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। इस तरह से कुशीनगर में एक साथ 3 मंत्रियों का आज इकट्ठा हो रहे हैं, जमावड़ा हो रहा है और ये सभी लोग कुशीनगर में निर्माणाधीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्यों को जायजा लेंगे। उसके साथ ही स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर समीक्षा बैठक भी करेंगे। जी बिल्कुल, कितना खास ये एयरपोर्ट रहने वाला है उसके बारे में भी जरूर जानकारी दीजिए, जिस पर लगातार मुख्यमंत्री भी नजर बनाए हुए हैं और जल्दी इसके निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए निर्देश भी उनके द्वारा दिया जा रहा है। जी, मैं आपको बता दूं कि कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थल है। यहाँ पे पूरे विश्व से बौद्ध सैलानी के साथ साथ यूरोपीय कंट्री से पर्यटक आते हैं, साथ में देसी विदेशी देश से भी और आस पड़ोस के जितने भी बौद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ से बड़ी संख्या में सैलानी आते हैं। तो इस तरह से ये देखा जाए तो काफ़ी महत्व का एयरपोर्ट है और यहाँ पे भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली है। यहाँ से नेपाल पास है, गया पास है और बोध गया भी पास है, जिसके चलते यहाँ पे सैलानियों का जमावड़ा पूरे साल बना रहता है। तो ये काफ़ी महत्व का एयरपोर्ट है जिसको लेकर सरकार की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे सुशील, क्योंकि गोरखपुर के दौरे पर भी रहे मुख्यमंत्री, बताया जा रहा है कि सड़क निर्माण को लेकर और सड़क की किस तरह की व्यवस्था है निर्माणाधीन सड़कों की, उसका भी निरीक्षण उनके द्वारा किया गया है। साथ ही कुछ नाराजगी भी इस दरमियान देखने को मिली थी। देखिए, जाए तौर से आपको बता दूं कि कोविड-19 काल की वजह से तमाम जो सरकारी काम है वो पूरी तरीके से बाधित हुए हैं और यही वजह है कि तमाम जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उसमें देरी हुई है। बात सड़कों की अगर करें तो निश्चित रूप से गोरखपुर और आसपास के जितने भी ज़िले हैं वहाँ के सड़कों की हालत बद से बदतर है। गोरखपुर वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग को देख लीजिए, वो काम समय से तकरीबन साल भर देरी हो चुका है और सड़क की हालत यह है कि जो है गड्ढों में पूरी तरीके से तब्दील हो चुकी है सड़क। हर दिन कोई ना कोई बसें फंसती हैं और तकरीबन 2-2 दिन 3-3 दिन जाम लगा रहता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सड़कों के हालात क्या होंगे। गोरखपुर से लेकर के जो महाराजगंज जो रोड हाईवे बन रहा है वो भी अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी अधूरा है।
ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। वहीं गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए जो रोड गया है, हाईवे गोरख लेकर ओवरब्रिज से लेकर के जो है नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली जो रोड है, वो पूरी तरीके से अभी अस्त व्यस्त है, क्योंकि वो पूरी तरीके से बन रहा है। हर जगह गड्ढे और मिट्टी और पूरे धूल धक्कड़ से लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जब सीएम योगी आदित्यनाथ आते हैं तो इस तरह की चीज़ों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हैं और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करके उस पर जल्द से जल्द जो है उस काम को पूरा करने के लिए कहते हैं। तो निश्चित रूप से नाराजगी ज़रूर होगी। काम जब अधूरा रहेगा, काम पूरा नहीं होगा, तो मुख्यमंत्री जो है नाराज़ ज़रूर होंगे, क्योंकि जब इस काम की शुरुआत होती है तो उसी समय जो है पूरी तरीके से इसके बजट ठीक को है। लेकर के क्लियर कर दिया जाता है और पैसा सैंक्शन कर दिया जाता है। तो जब काम नहीं पूरा होगा तो निश्चित रूप से नाराजगी जाहिर सी बात ठीक है, आप दोनों जी। का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आज अहम दौरा कुशीनगर का बताया जा रहा है, जहां पर विकास कार्यों का समीक्षा भी उनके द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबार में सहूलियत के मामले शानदार प्रदर्शन करते हुए देश में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। केंद्र सरकार की ओर से हर वर्ष जारी की जाने वाली इस रैंकिंग का उद्देश्य घरेलू और वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, कारोबारी माहौल में सुधार लाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू करना है। राज्यों की रैंकिंग को इंस्ट्रक्शन परमिट, श्रम कानून, पर्यावरण, पंजीकरण और इंफॉर्मेशन तक पहुंचना, जमीन उपलब्धता और सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर मापते हैं। उत्तर प्रदेश पिछले साल इस रैंकिंग में 12वें पायदान पर था। सिर्फ एक वर्ष के अंदर ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश द्वारा 10 पायदान की छलांग लगाने के पीछे निश्चित रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कड़ी मेहनत है। और यूपी सरकार ने बीते एक साल के दौरान राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई नई नीतियों की घोषणा भी की है। साथ ही नियम कायदों को आसान भी बनाया है। हाल ही में योगी सरकार ने राज्य के लिए नई एमएसएमई नीति भी बनाई है। इसके तहत अब राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी प्रकार की जो जरूरी एनओसी है सिर्फ 72 घंटों के अंदर ही दे दी जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब तेज हो चुका है। नक्शा पास होते ही अयोध्या पहुंची मशीनें और मंदिर निर्माण के लिए बड़ी मशीनों का आना अब शुरू हो चुका है और मशीन से राम मंदिर की नींव की अब खुदाई होगी। करीब 200 फीट गहरी होगी नींव की खुदाई और लार्सन एंड टूर्बो के इंजीनियर यहां काम में जुटे हुए बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पितृपक्ष के बाद शुरू होगा राम मंदिर के आधार का निर्माण। आपको बता देते हैं पितृपक्ष चल रहा है अभी अयोध्या में। भगवान राम की पूरी तरह से प्रतिमा या फिर मंदिर की अगर बात कर ली जाए उसका निर्माण अब तेज हो चुका है। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से बीच आ रही है, उससे अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। तो मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली भी लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बदमाश मौके से फरार भी हो गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लूट का ऑटो और लूट का मोबाइल, नकदी, तमंचा सब कुछ बरामद कर लिया गया है। बड़ी कामयाबी पुलिस को यहां पर हाथ लगती हुई नजर आ रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। ये तस्वीरें देखिए, मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया है। 2 बदमाश मौके से हुए फरार। लूट का जो ऑटो था, जो मोबाइल और नकदी थी, तमंचा भी साथ में बरामद कर लिया है पुलिस ने। फरार बदमाशों की तलाश की पुलिस ने तेज कर दी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। रजत हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर। रजत, आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन क्लीन लगातार चल रहा है, इसके तहत एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर पुलिस को आज हाथ लगी। जी बिल्कुल नंदनी, आपको बताऊं जिस तरह से जिले में लूट और जो घटनाएं जो बढ़ रही, उसी को लेकर पुलिस अब लगातार जो ऑपरेशन क्लीन जारी किया है, जो चेकिंग कर रही है रात में। उसका रात की बात सूर्यपुर पुलिस जो तिलकता गोचक्कर पर चेकिंग कर, उसी दौरान ऑटो सवारों को जब रोका तो वो नहीं रुके और फिर जब पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन पर जवाबी पुलिस ने फायरिंग की है। उसमें से एक बदमाश घायल हो गया और
वहीं मौके से 2 बदमाश फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच बड़ी खबर जौनपुर से भी मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जौनपुर से बताई जा रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। जौनपुर में बस और ट्रैक्टर में टक्कर बताई जा रही है। बड़ी खबर, जहां पर हादसे में एक की मौत हो गई है, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जंघई मछली शहर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं, सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। भीषण सड़क हादसा हुआ था। इस सड़क हादसे में एक की मौत बताई जा रही है, 9 लोग भीषण तरीके से घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई थी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। एक की मौत हो गई और 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत अभी काफी गंभीर बताई जा रही है। और जंघई मछली शहर मार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। तो एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें एक की मौत हो गई है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके साथ सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई थी। एक की मौत, 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कई घायलों की हालत काफी ज्यादा सीरियस है, गंभीर बनी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक की मौत हो गई, 9 लोग घायल। बस और ट्रैक्टर की बताया जा रहा है कि यह टक्कर हो गई थी। भीषण हादसा, जिसमें एक की दुखद मौत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सड़क हादसे में एक की मौत हो गई है, 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, उससे भी अपने दर्शकों को रूबरू करवा देते हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर बुलंदशहर से, जहां पर पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश में मुठभेड़ बताई जा रही है। बदमाश और पुलिस के बीच कई राउंड फायरिंग भी हुई है। इसके साथ आपको बता दें, फायरिंग में एक सिपाही को हाथ में गोली लग गई है। बदमाश से तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। मनीष उर्फ बताया जा रहा है कि एक बदमाश और वहां पर था। बुलंदशहर से खबर, पुनीत हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। बिल्कुल नलिनी, सही कहा आपने। जिस तरीके से बुलंदशहर पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ये बताया जा रहा है कि औरंगाबाद क्षेत्र में 25,000 के इनामी बदमाश मनीष के साथ में देर रात पुलिस की मुठभेड़ हुई है। और साथ ही इस मुठभेड़ में एक पुलिस का कांस्टेबल भी घायल हुआ है, उसके हाथ में गोली लगी है। और मनीष का दूसरा साथी मौके से फरार हो गया है। अगर इस मनीष की बात करें तो औरंगाबाद थाना क्षेत्र में इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। साथ ही पुलिस ने इसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। जी बिल्कुल, अब इससे सीधे तौर पर सिद्ध होता है कि कई और ऐसे बदमाश भी हैं सक्रिय तरीके से शहर में घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको चिन्हित करने की जरूरत है पुलिस को। बिल्कुल नहीं, सही कहा। जिस तरीके से इस बदमाश की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस बदमाश ये बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था। तभी पुलिस ने जो है मुखबिर की सूचना पर इसको जो पीछा किया। लेकिन इस बदमाश ने पुलिस को जो है रोका नहीं और उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके चलते पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें ये घायल हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी है। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ
कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। चलिए ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि यूपी में कोरोना घोटाला किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले सुल्तानपुर और अब झांसी में घोटाला सामने आया। झांसी में 800 में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 4000 में खरीदा गया, जबकि 1800 में मिलने वाला थर्मामीटर 4300 में खरीदा गया। संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों में कोरोना संकट के दौरान उपकरण खरीद के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें वो स्पष्ट है कि योगी सरकार स्वयं इस घोटाले में पूर्ण रूप से शामिल है। कोरोना जैसी महामारी में एक और जहां जनता त्राहिमाम करते नजर आ रही है, तो वहीं पर दूसरी ओर योगी सरकार कोरोना के ही नाम पर घोटाले कर रही है। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है और सरकार घोटालों में मस्त है। संजय सिंह ने कहा है कि सीएम योगी तो रोज हेलीकॉप्टर लेकर गोरखपुर उड़ जाते हैं, मगर प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं उस पर कोई ध्यान नहीं देता। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की हाईकोर्ट की सिटिंग जज की निगरानी में SIT बनाकर जांच कराई जाए और दोषियों को जेल भेजा जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आम आदमी पार्टी योगी सरकार के इस महा घोटाले के खिलाफ पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। अगर इसकी जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से SIT बना के नहीं कराई गई, अगर इसमें दोषियों की गिरफ्तारी और उनको जेल नहीं भेजा गया, पूरे प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी इस कोरोना घोटाला को लेकर एक बड़ा आंदोलन प्रदेश के अंदर करेगी। बेरोजगारी की बढ़ती समस्या और बीजेपी सरकार की नाकामी का ढिंढोरा पीटने के लिए शनिवार को सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने थाली और ताली बजाकर प्रदेश व्यापी प्रदर्शन किया है। हम आपको प्रदर्शन से जुड़ी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नाकामियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने थाली और ताली बजाकर प्रदर्शन किया है। वहीं अयोध्या में समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी और सरकार विरोधी जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारी सपा नेताओं का कहना है कि यूपी सरकार अयोध्या में जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों को उचित मुआवजा नहीं दे रही है। दरअसल रामनगरी को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए कई प्रोजेक्ट पर कार्य हो रहे हैं। यहाँ पर 600 एकड़ में श्री राम एयरपोर्ट बनाने की कवायद भी तेज है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान भूमि अधिग्रहण को लेकर किसानों को उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी किसानों की समस्या को लेकर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। इस विरोध में प्रदर्शन में धर्मपुर गांव के किसान भी शामिल हुए हैं। खासकर धर्मपुर के किसानों का भी आरोप है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हाशमी पर धोखाधड़ी और लोक संपत्ति निवारण अधिनियम जैसे गंभीर मुकदमे भी दर्ज थे। पूर्व विधायक और उनके परिजनों पर झूठे दस्तावेजों के सहारे फर्जी अभिलेख बनाकर सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने का भी आरोप है। इस संबंध में बलरामपुर के सादुल्ला नगर थाने में 2 अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। पहले मुकदमे की जांच क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है, जबकि दूसरे मुकदमे की विवेचना स्थानीय पुलिस कर रही है। दोनों ही मुकदमों में धोखाधड़ी कर सरकारी जमीन कब्जाने का आरोप है। आपको खबर नोएडा से आपको बताएं, जहां पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर से सिपाही काफी परेशान। सिपाही ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर गंभीर आरोप लगाया है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर शोषण करने का आरोप लगाया है। वीडियो मैसेज भेजकर अपने वरिष्ठ अफसरों से शिकायत भी की। कहा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर। उन्होंने ये वीडियो भी बनाया है, वीडियो मैसेज वायरल किया है। तस्वीरें देख सकते हैं, अपने ऑफिसर्स को अवगत कराया है, अपने सीनियर्स को। छोटे से ब्रेक ले, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे उत्तराखंड बुलेटिन।
मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम। इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एयरटेल के चैनल नंबर 345 पर उपलब्ध है। उसके पास एक बंदूक। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सौंफ, वीको वज्रदंती, अब सौंफ फ्लेवर में। वीको वज्रदंती। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हरिद्वार में माया देवी मंदिर बनेगा उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने का सरकार ने लिया फैसला। मंत्री मदन कौशिक ने माया मंदिर में की पूजा अर्चना। समाजवादी समाज सेवी दिग्मोहन नेगी आप में हुए शामिल। उनके साथ अन्य लोगों ने भी आपकी सदस्यता ली है। आम आदमी पार्टी के प्रभारी दिनेश मोहनिया ने दिलाई है सदस्यता। देहरादून में कांग्रेस द्वारा किए जा रहे वर्चुअल सम्मेलन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पार्टी को मजबूत करने के लिए वर्चुअल सम्मेलन। हरिद्वार में डेंगू को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। अखाड़ों और आश्रमों में डेंगू के लार्वा को किया नष्ट। अपर मेलाधिकारी ने डेंगू के खिलाफ चलाया अभियान। रुड़की में सरकारी टीचर की गोली मारकर हत्या, घर जाते समय अज्ञात लोगों ने मारी गोली। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस। नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से किए जा रहे वर्चुअल सम्मेलन के तहत चमोली जिले के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया गया है। सम्मेलन का शुभारंभ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया है और करीब 4 घंटे तक लंबी चर्चा की गई है। कार्यक्रम में राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बताया है कि देश और राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही पार्टी को मजबूत करने पर भी मंथन हुआ है। वह हरिद्वार के जूना अखाड़ा स्थित प्रसिद्ध माया देवी मंदिर को उत्तर भारत का सबसे ऊंचा मंदिर बताया जाएगा और साथ ही सरकार की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को पास भी किया गया है। मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर अब किसी तरह की रुकावट नहीं है। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने माया देवी मंदिर में पूजा भी की और इस दौरान साधु संतों ने भी मंत्री मदन कौशिक का स्वागत किया। मदन कौशिक ने बताया है कि जूना अखाड़े के संरक्षक महंत हरिगिरी महाराज लंबे वक्त से मंदिर को विशाल और भव्य रूप देने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण और अन्य विभागों की आपत्ति के कारण योजना आगे नहीं बढ़ सकी, जिसके बाद कैबिनेट के प्रस्ताव रखकर इसे पास कर दिया गया है। अब संबंधित डिपार्टमेंट संपूर्ण उत्तर भारत क्षेत्र में सर्वे आदि करके रिपोर्ट सौंपेंगे। उसके बाद मंदिर की ऊंचाई बढ़ाने के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा।
और माया देवी मंदिर दुनिया के खास मंदिरों में शामिल होगा। वही सतपुली के चौपट्टा खाल विधानसभा के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में समाज सेवी दिग्मोहन नेगी समेत अन्य लोगों ने उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया और प्रदेश अध्यक्ष की उपस्थिति में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और सतपुली स्थित एक निजी रिसोर्ट में हुए कार्यक्रम में वो पहुंची। उत्तराखंड प्रभारी दिनेश मोहनिया ने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी नहीं, आम आदमी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी ज्वाइन करने से पहले दिल्ली में अपने लोगों को पूछे, गलत रिपोर्ट आने पर न जुड़े और आज ईमानदारी से काम करने वाले की आवश्यकता है। कुर्सी कभी खाली नहीं रहेगी, अच्छों को नहीं बैठाओगे तो खराब बैठेंगे, इसलिए दिल की आवाज पर वोट दें। मसूरी नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन द्वारा मसूरी टिहरी बाईपास पर ITH बिल्डिंग के पास उत्तर प्रदेश निर्माण निगम द्वारा बनाए गए 40 फ्लैट में 18 फ्लैट में अनधिकृत रूप से कब्जा को प्रशासन ने बलपूर्वक खाली कराया है और इस मौके पर मसूरी SDM मनीष कुमार और अधिशासी अधिकारी ML शाह के नेतृत्व में पालिका की टीम द्वारा फ्लैट के अंदर रखे गए सामान को बाहर निकाला गया है, फ्लैट को खाली कराया गया है, सील किया गया है। बताया जा रहा है कि JNRQM के तहत गरीब लोगों के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत 96 फ्लैट स्वीकृत किए गए थे, जिसमें से 40 फ्लैट ही बन पाए हैं। केंद्र सरकार ने 40 लोगों की सूची भेजी थी जिनको फ्लैट दिए जाने थे। फ्लैट को खाली कराने के लिए पालिका प्रशासन और पुलिस को लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ा है। इस मौके पर एक व्यक्ति बेहोश भी हो गया। वही महिलाओं और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। कई छोटे बच्चे अपने घरों के बाहर बैठे हुए अपने घरों के बंद ताले को ही ताकते हुए नजर आए। लोग बेघर हो चुके हैं, खाली कराए गए 18 फ्लैट्स और लगातार लोगों की मांग भी की जा रही थी कि पहले हमें दूसरी जगह पर शिफ्ट कराएं, तब हमें हमारा घर खाली कराएं। सुनील सोनकर हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुनील, अब लोगों का घर खाली करा दिया गया है, घर को सील कर दिया गया है, लेकिन लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, कई लोग बेहोश होते हुए भी नजर आए। यहाँ पर पालिका प्रशासन द्वारा ये पूरा कार्रवाई की गई है, उससे कहीं न कहीं 18 जो परिवार रह रहे थे वो बेघर हो गए हैं। रात भर ये जो बेघर हुए लोग काफी परेशान थे, ना इनके पास छत है ना कुछ है, और ऐसे में बरसात का मौसम कहीं न कहीं इनके लिए दिक्कतें साफ तौर पर है। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन को इस जगहों को खाली करना है तो उनको पहले विस्थापित किया जाना था, और ऐसे में पूर्व में ही कई जो जनप्रतिनिधि थे उनके द्वारा 2013 की आपदा में इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था, परंतु एकाएक इनको बिना नोटिस दिए खाली कराना ये गैर कानूनी है और कहीं न कहीं अमान्य व्यवहार भी इसको माना जा रहा है। तो ऐसे में लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं प्रशासन का कहना है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद ही उन्होंने इन फ्लैट्स को खाली कराया। जो लोग इन फ्लैट के पात्र हैं उन्हीं को ये फ्लैट दिया जाएगा। ऐसे में लोग अनधिकृत रूप से यहाँ पर रह रहे थे और जिनको यहाँ पर बलपूर्वक खाली कराया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मामलों को देखते हुए देर से ही सही जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। डीएम हरिद्वार के निर्देश पर अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के नेतृत्व में सभी अखाड़ों और आश्रमों में बृहद अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही जिसमें स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की टीमों ने मौके पर जाकर डेंगू के लार्वा को नष्ट किया है। फॉगिंग कर लोगों को डेंगू से निपटने की सलाह दी है। सबसे पहले टीम यहां के निरंजनी अखाड़े पहुंची जहां भारी मात्रा में डेंगू का लार्वा पाया गया, इसे मौके पर ही नष्ट किया गया। इसके अलावा प्रशासन की टीम ने आनंद चूना, अग्नि और महानिर्वाणी अखाड़ों के अलावा तीनों बैरागी अखाड़ों का भी दौरा किया। अधिकारियों के अनुसार आश्रमों में बड़ी मात्रा में डेंगू के लार्वा भी मिले हैं, इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी ने भी इस कार्य के लिए मेला प्रशासन की पीठ थपथपाई है। धर्मेंद्र हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। धर्मेंद्र, भारी मात्रा में यहाँ पर डेंगू के लार्वा पाए गए हैं, हालांकि अभी लगातार अभियान चलाया जा रहा है इसको नष्ट करने का। हाँ बिल्कुल, देखिए कल एक बड़ा अभियान डेंगू के खिलाफ यहाँ पर छेड़ा गया था और जिसमें अपर मेलाधिकारी हरवीर सिंह के नेतृत्व में ये अभियान छेड़ा गया था, जिसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम भी थी और नगर निगम विभाग की टीम थी। इस अभियान के तहत जितने भी 13 अखाड़े हैं और बड़े मंदिर हैं
सभी अखाड़ों में जाके लार्वे की डेंगू की जांच की गई। उसके साथ ही जो साधु संत हैं, जो लोग वहां पर रहते हैं, उन्हें जागरूक वहां पर किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले टीम निरंजनी अखाड़ा पहुंची थी, जहां पर बड़ी मात्रा में डेंगू का लार्वा मिला है। हालांकि उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया था, बाद में वहां पर फॉगिंग वगैरह की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर समय रहते इसे नष्ट नहीं किया जाता तो जो डेंगू का डंक है वो और ज्यादा यहाँ पर फैल सकता था। हरिद्वार एक ऐसा जनपद है जिसमें कोरोना के साथ साथ डेंगू के भी मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, और इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह अभियान चलाया है, जिसके तहत हरवीर सिंह ने सभी अखाड़ों में जाकर लोगों को जागरूक किया है और वहां पर डेंगू के लार्वे को नष्ट किया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह अभियान चलाया जा रहा है और कई दिनों तक यह अभियान चलाया जाना चाहिए। लेकिन कई जगहों पर ये जो डेंगू के लार्वा मिल रहे हैं, सीधे तौर पर एक सवाल भी उठता है कि लोगों को भी जागरूक करने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार भी लगातार ये दिशा निर्देश भी दे रही है और जिला प्रशासन भी लोगों को यहाँ पर जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन लोग जागरूक नहीं है। यही वजह है कि लगातार जो डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों को जागरूक होने पड़ेगा और इसी के तहत एक ये अभियान चलाया गया है। और चूंकि साधु संत धार्मिक नगरी है हरिद्वार और बड़े अखाड़े यहाँ पर हैं, मंदिर यहाँ पर हैं और मठ मंदिर यहाँ पर हैं, तो उनमें बड़ी संख्या में साधु संत रहते हैं, तो ये अभियान एक अच्छा कारगर साबित भी होगा। कल हरवीर सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम यहाँ पर पहुंची थी और सब लोगों को जागरूक भी किया गया है। अगर किसी अखाड़े में डेंगू का लार्वा मिला है तो उसे वहां पर मौके पर नष्ट कर दिया गया है। किन वजहों से डेंगू का लार्वा पनपता है, इन सभी बातों को भी बताया गया है। लोगों को जागरूक रह के कहा गया है कि डेंगू से जागरूकता रहेगी तभी डेंगू से बचाव हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के मौके पर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने जहां एक और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शिक्षिका सुधा पैन्योली को बधाई देते हुए कहा, जनपद के लिए खुशी की बात है। वहीं शिक्षक दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ने जनपद को साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत भी की है, जिसका नाम पढ़ो दून रखा गया है। इस कार्यक्रम के संबंध में जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिले भर में कराए गए सर्वे के आधार पर अभी तक 19,122 लोगों को चिन्हित किया गया है, लेकिन सर्वे अभी भी चल रहा है। ये आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि कार्यक्रम के जरिए जिले को पूर्ण साक्षर बनाया जा सके, जिसके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें वॉलंटियर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे और अपने आसपास रहने वाले ऐसे लोगों को साक्षर करने में मदद भी करेंगे। मिशन आर्मी भारत एकता मिशन के जिला अध्यक्ष अजय गौतम आजाद के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज ठाकुर के कार्यालय पर पहुंचकर मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया है कि महेंद्र नामक एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अशोक ने टिप्पणी की है, वहीं जिसको लेकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी व्याप्त है। जिलाध्यक्ष अजय गौतम ने कहा है कि अगर शीघ्र ही उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो उग्र आंदोलन को वो बाध्य हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को खुली हवा में ना छोड़ा जाए जो ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी करते हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। सोशल मीडिया पर यह अभद्र टिप्पणी की गई है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश नजर आ रहा है। जल्दी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है, इसको लेकर एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही उन्होंने ये एक बड़ी चेतावनी जारी कर दी है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करने को हम बाध्य हो जाएंगे। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश इसको लेकर देखने को मिल रहा है। एक शिकायत पत्र भी उन्होंने पुलिस को दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर जल्दी ही कार्रवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। तो सोशल मीडिया पर अंबेडकर पर यह अभद्र टिप्पणी हुई थी, जिसके खिलाफ काफी आक्रोश भीम आर्मी में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं ने सीईओ को कार्रवाई के लिए ज्ञापन भी सौंपा है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, शिकायत यहां पर की गई है उनके द्वारा और जल्द ही कार्रवाई की मांग भी की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं, जहां पर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर और साथ ही जिलाधिकारी वंदना सिंह ने केदारनाथ धाम में निर्माणाधीन पुनर्निर्माण कार्य शंकराचार्य समाधि, देवशाला से समाधि तक, पैसेज मार्ग, MI 26 हेलीपैड और सरस्वती और मंदाकिनी घाट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में प्रगति लाने और गुणवत्ता पर कार्य कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। हर हाल में तय समय सीमा के भीतर पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और शंकराचार्य समाधि में 4 दीवारी और मंडल वॉल का निर्माण किया जाना है। इस संबंध में मुख्य सचिव ने जिंदल सोशल वर्क के प्रबंधन विकास राणा को 31 दिसंबर तक शंकराचार्य समाधि और पैसेज को हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश जारी किए हैं। तो मुख्य सचिव का यह सीधे तौर पर निरीक्षण था। निर्माणाधीन पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने के लिए वो पहुंचे थे। संस्थाओं को जल्द ही निर्माण कराने के निर्देश भी उनके द्वारा जारी किए गए थे। मुख्य सचिव, पर्यटन सचिव और DM ने इसका निरीक्षण किया है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। निर्माणाधीन पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण इस दौरान DM के द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और संस्था को जल्द ही निर्माण कराने के निर्देश भी उनके द्वारा जारी किए गए हैं। वहीं रुड़की के लक्ष्मण क्षेत्र के ओसपुर गांव में अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक प्राइमरी टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि ओम सिंह चौहान राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर में टीचर के पद पर कार्यरत हैं, जो कि सुल्तानपुर से अपने घर जा रहे थे कि इतने में अज्ञात व्यक्तियों ने उनको गोली मार दी। गोली लगने से ओम सिंह चौहान की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया है। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी चंदन सिंह बिष्ट ने बताया है कि हत्या किसने और क्यों की, किससे रंजिश थी, इसकी जांच हो रही है। मामले का जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। जो भी दोषी होगा सख्त कार्रवाई होगी। वहीं सिखों के तीर्थ श्री हेमकुंड साहब के कपाट वर्ष की पहली अरदास के साथ ही विधि विधान से खुल गए हैं। मुख्य ग्रंथी भाई बिलाप सिंह की अगुवाई में वर्ष की पहली अरदास का आयोजन किया गया, जिसके बाद सबद कीर्तन और साथ ही सुखमनी साहब का पाठ और प्रकाश पर्व भी आयोजित हुआ है। कपाट खुलने के अवसर पर 125 सिख तीर्थ यात्रियों ने पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दरबार साहिब में मत्था भी टेका। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कपाट खुलते समय पहले की तरह वो चहल पहल नजर नहीं आई है, लेकिन जितने भी तीर्थ यात्री पहुंचे सभी में खासा उत्साह देखने को मिला। अब श्री हेमकुंड साहब के कपाट आगामी 10 अक्टूबर को बंद होंगे, क्योंकि इस बार हेमकुंड की यात्रा मात्र 36 दिन ही चलने वाली है और इसके लिए यात्रा को लेकर उत्साह काफी कम नजर आ रहा है। कोरोना काल की वजह से चहल पहल पिछली बार की तरह नहीं नजर आ रही है। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर भी पूरी तैयारी। 125 सिखों ने पवित्र सरोवर में स्नान किया। आज वाहिगुरु जी की पार बख्शिश हुई है। 4 सितंबर को श्री हेमकुंड साहब की यात्रा का शुभारंभ हुआ है। सुबह 9 बजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी को 5 प्यारों की अगुवाई में सचखंड से दीवान हॉल में शोभित किया गया। उपरांत सुखमनी साहब का पाठ, शब्द कीर्तन, अरदास व गुरु ग्रंथ साहब जी का मुखबाग ग्रंथी साहबान द्वारा लिया गया। उसके उपरांत सभी संतों को श्री हेमकुंड साहब जी के इतिहास के बारे में बताया गया। आज लोगों का उत्साह देखने लायक था। नैनीताल में भीमताल ब्लॉक के दूरस्थ भांकर गांव में 2 युवकों की मिट्टी के टीले के नीचे दबने से मौत हो गई।
पांडे गांव के रहने वाले दोनों युवक मिट्टी खुदान और ढलान की मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। दोनों युवक मिट्टी के टीले से मिट्टी निकाल रहे थे कि अचानक से मिट्टी भरभरा कर इन लोगों पर गिर गई। लेबर का काम करने वाले दोनों युवकों की दबकर मौत हो गई। ग्रामीणों ने इस दर्दनाक घटना की सूचना मिलने को पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भीमताल पुलिस टीम जिला पंचायत सदस्य अनिल चुनौतिया के घर पर मौके पर पहुंची है और साथ ही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मजदूरी का काम ये दोनों युवक क्या करते थे, नैनीताल से खबर आपको बता रहे हैं। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का गरमाया मामला। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ने इसकी चेतावनी दी है और ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस हर की पौड़ी पर कूच करने की बात कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। हर की पौड़ी पर की गई है बैरिकेडिंग, कड़ी सुरक्षा है। वहां पर जिले की सीमाओं पर भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तो ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस हर की पौड़ी पर अब कूच करने की बात कर रहे हैं। गुरुद्वारे का ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। ज्ञान गोदड़ी गुरुद्वारे का ये पूरा मामला, जो कि अब ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी चेतावनी हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात करना पड़ा है। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग भी यहां पर लगाई गई है। आप देख सकते हैं हर की पौड़ी पर यह बैरिकेडिंग की गई है। पीएम मोदी ने जैसे स्वदेशी खिलौनों को लेकर अपने मन की बात कही, वैसे ही बाजार में चीनी खिलौनों का बहिष्कार और स्वदेशी खिलौने की मांग काफी ज्यादा होने लगे। इसके बाद योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है। जल्द ही यूपी में नई खिलौना नीति आने जा रही है, जिसके तहत यूपी खिलौना उत्पाद का हब बनने जा रहा है। चीन से बढ़ते दबाव के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की तो 125 करोड़ दिलों को जीत लिया। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने देश से बच्चों के लिए देश में ही खिलौनों के निर्माण की बात रखी, जिसके बाद स्वदेशी खिलौनों की मांग बढ़ने लगी। दरअसल हम, आप और वर्तमान पीढ़ी जिन खिलौनों से खेल कर बड़ी हुई है, वो अभी तक चीन से आयात होते थे, जिसके एवज में चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती रही। अलग अलग तरह के खिलौनों के जरिए देश के बाजार में चीन ने पैठ बना ली। लेकिन जब चीन ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो सीमा पर हमारे जवानों ने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। तो वहीं अलग अलग तरीके से मोदी सरकार लगातार चीन को झटका दे रही है, जिसमें देश को खिलौनों का हब बनाने की तैयारी। पीएम की अपील का असर ऐसा हुआ कि अब लोग अपनी आने वाली पीढ़ी के हाथों में चीन के नहीं बल्कि स्वदेशी खिलौनों को देखना चाहते हैं, जिसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारी भी शुरू कर दी है, जिसमें यूपी को खिलौना उत्पादन का हब बनाने की तैयारी चल रही है और इसके लिए बाकायदा योगी सरकार नई खिलौना नीति लाने की तैयारी कर रही है, जिससे यूपी में निर्मित खिलौने चीन के खिलौनों को चित करने का काम करेंगे और इसी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के मुख्य कारक साबित होंगे। इसके लिए बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और उस नई खिलौना नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा, जिसके जरिए न सिर्फ स्वदेशी अभियान को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी, बल्कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलने जा रहा है। इसके साथ ही योगी सरकार ने अगले 5 साल का लक्ष्य भी मानो तय कर दिया है, जिसमें 20,000 करोड़ खिलौने अगले 5 साल के अंदर बनाए जाएंगे, जो देश के बच्चे बच्चे तक पहुंचेगा और इसी के साथ चीन को करारा झटका भी लगने जा रहा है। वहीं यूपी को खिलौना हब बनाने के लिए योगी सरकार तेजी से काम कर रही है। इसके लिए निवेशकों के लिए विशेष सुविधाएं देने का प्रावधान भी नई खिलौना नीति में देखने को मिलेगा, जिसमें देशी या विदेशी निवेशकों को पूंजी से लेकर जमीन खरीदने, स्टैंप ड्यूटी से लेकर पेटेंट कराने तक और बिजली परिवहन जैसे क्षेत्रों में सब्सिडी देने का प्रस्ताव शामिल है। फिलहाल योगी सरकार यूपी को खिलौना हब बनाने के लिए तत्पर भी है और आतुर है, जो जल्द ही सबके सामने होगी। और अब हमारी आने वाली नस्ल चीन के खिलौनों के सहारे अपना बचपन नहीं गुजारे, बल्कि देश में बने खिलौनों के जरिए स्वदेशी की भावना के साथ बचपन के सुनहरे पलों को गुजारे।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी। एसोसिएट स्पॉन्सर मुल्तानी कूका कप सिरप, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। वीको टर्मरिक WSO स्किन क्रीम पाउच के साथ पाइए 20 ग्राम वीको वज्रदंती पेस्ट केवल 6 रुपए में। अब त्वचा चमके खूब, दांत भी रहे मजबूत। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरा ब्यूटी फिल्टर है वीको टर्मरिक क्रीम, इसमें है हल्दी और चंदन के गुण जो कील मुहासे दूर करे और दे नेचुरल सुंदरता। अब से ये मेरा भी ब्यूटी फिल्टर। वीको टर्मरिक क्रीम 24 कैरेट सौंदर्य दे सोने जैसा निखार। जब घर बैठे हैं तो बेकार के चैट ग्रुप्स तो बनेंगे ही। जब बेमतलब के चैट ग्रुप शो टाइम की बत्ती लगा दें, फैमिली के खतरनाक फूफा जी को ऐड करते हैं। शो टाइम पे बकवास हटाओ, स्प्राइट उठाओ। बदबू का खौफ कभी नहीं, क्योंकि अब आया है महकती ताजगी भरा वीको का सॉफ्ट वीको वज्रदंती, अब सॉफ्ट फ्लेवर में। एसोसिएट स्पॉन्सर डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। योगी सरकार के इस फैसले के बाद जनता के साथ साथ खिलौना व्यवसाय से जुड़े व्यापारी और उद्योगपति काफी ज्यादा खुश नजर आए हैं और जल्द ही नई खिलौना नीति सबके सामने भी हो, इसकी मांग भी की जा रही है। चीनी प्रोडक्ट्स के खिलाफ जो आवाज उठी और वो तेज होती जा रही है। सरकार के साथ साथ अब देशवासी भी चीन की हिमाकत का जवाब चीनी सामान के बहिष्कार के साथ दे रहे हैं। जैसे ही पीएम मोदी ने स्वदेशी खिलौनों की बात रखी तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को खिलौनों का हब बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए। जल्दी यूपी में नई खिलौना नीति आने वाली है, जिसको लेकर यूपी के खिलौना व्यवसायी भी काफी उत्साहित हैं। लखनऊ में खिलौना व्यवसायियों ने इसे सकारात्मक पहल बताई और इसका स्वागत किया। पहला बेनिफिट तो हम लोग का ये होगा कि हम लोग जो कि अभी तक चीन पे डिपेंडेंट करते हैं, 70-80% टॉयज जो हमारा आता है चीन से आता है, तो ये हमको अब यूपी से ही मिलने लगेगा, तो हमारी जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो काफ़ी सस्ते पड़ने लगेगा हमको। और इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग को ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं से गए ऑर्डर कर लिया, ले लिया माल। इसके अलावा भी काफ़ी बेनिफिट्स होगा। लोकल का ग्लोबल बनाने का सपना जो है इसी तरीके सरकार होगा, ताकि गवर्नमेंट जो है और अच्छे से अच्छे सेटअप डालना शुरू कर दे। जैसे कि टॉयज़ के लिए डालने जा रही सेटअप, कोई ना कोई गिफ्ट का भी सेटअप गवर्नमेंट बढ़ाना चाहे हम लोग के लिए, प्रोत्साहित करें हम लोग को, तो इसी के हिसाब से हम लोग चाइना बॉयकॉट करते चले जाएंगे। और अभी भी हम करीब 1.5 साल से चाइना का कोई भी प्रोडक्ट जो कि टॉयज़ की रेंज होती है वो हम नहीं बेच रहे हैं, लेकिन गिफ्ट के लिए हमारे पास ऐसा कोई अभी सब्स्टिट्यूट नहीं मिला है हम लोग को कि हम गिफ्ट भी चाइना का बैकआउट करके अपना इंडियन बेच सकें। तो इसके हिसाब से अभी हम जो टॉयज़ है वो तो हम इंडियन ही बेच रहे हैं, लेकिन गिफ्ट में हम नहीं बेच पा रहे हैं। तो गिफ्ट के लिए भी कोई ना कोई प्रोत्साहन या कुछ ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए, ताकि हम उस पर भी अपने ही इंडिया पे डिपेंड कर सकें। चीनी चाहते हैं ये इंडस्ट्री को डेवलप करना है तो डेवलप पॉसिबल है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। एक तो है फाइनेंशियल सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का ऊपर जो सब्सिडीज़ है वो डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं करेंगे कोई भी इंडस्ट्री खड़ा नहीं हो सकता है। चाइना का साथ मुकाबला तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि चाइना का जो मेन प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है, इंडिया में इतना नहीं है। इंडिया को डेवलप करना है तो ये इंडस्ट्री
एसोसिएशन और इंडस्ट्रियल जो लोग हैं इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक जरूरी ये चीज़ नहीं करेंगे तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सीट लगेगी उसके लिए जो जगह ज़मीन है उसको थोड़ा सस्ता होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम आती है उसको प्रॉपर इंडस्ट्री वालों को मिलना चाहिए। जैसे स्टाम्प ड्यूटी उसमें छूट मिलती है वो भी प्रॉपर उनको मिले। क्या है कि उसके लिए वो चक्कर काटते रहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, वो प्रॉपर मिलता नहीं है। और बैंक से जो सपोर्टिंग होती है, आज की डेट में 6 महीने हो गया कोरोना का, हमारा सब महामारी झेल रहे हैं और इंडस्ट्री बहुत दबी पड़ी है इस समय। क्वालिटी क्या आपकी, जैसे कि चाइना? क्वालिटी चाइना से इंडिया में अच्छा बनता है, थोड़ी कास्ट उसकी बढ़ जाती है यहाँ पे, ये फ़र्क पड़ता है। चाइना में क्या है कि प्रोडक्शन थोड़ी हाई है वहाँ पे, इसलिए थोड़ा सस्ता पड़ता है। और हमारे यहाँ ये थोड़ा फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्री में। हमारे यहाँ जो काम करने के तरीके थोड़े हैं, डेवलपमेंट में हमारा इंडिया थोड़ा कम है। तो इस समय में कैसे उभर पाएगी जो है फैक्ट्री, नई इंडस्ट्री उभरने के लिए सरकार से सपोर्ट चाहिए। जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तब तक इंडस्ट्री उभरने मुश्किल। फिलहाल सरकार के इस प्रयास का सभी ने दिल से स्वागत किया है और देश की जनता चाहती है कि उनकी आने वाली नस्ल के हाथों में देश में बने खिलौने हों जिनसे खेलकर वो पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।